अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मोटरवे केस में आज एक अहम पेशरफ्त हुई है। दो मुल्जिमान में से एक मुल्जिम शफकत अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मुल्जिम ने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है, मगर अभी केस का अहम मुल्जिम आबिद अली गिरफ्तार नहीं हो सका है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ट्वीट किया कि लाहौर सियालकोट मोटरवे दिलखराश वाक़या में खातून से ज़्यादती में मुलव्विस शफकत अली को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसका DNA मैच कर चुका है और उसने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है। मुल्जिम आबिद अली की गिरफ्तारी के लिए भी हमारी सारी टीम मुसलसल कोशां है, जिसकी गिरफ्तारी इंशाअल्लाह जल्द मुतवक्को है। 2 दिन पहले हफ्ते को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने IG पंजाब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि लाहौर सियालकोट मोटरवे में खातून से ज़्यादती करने वाले मुल्जिमान की शनाख्त हो गई है। हुकूमत ने 2 मुल्जिमान आबिद अली और वक़ारुल हसन की तस्वीर जारी की, मगर एक मुल्जिम वक़ारुल हसन ने अगले दिन खुद ही गिरफ्तारी दे दी और पुलिस को बताया कि वो इस वाक़े में मुलव्विस नहीं है। उसके नाम पर जो मोबाइल फ़ोन सिम है वो उनके साले अब्बास के ज़रिए इस्तेमाल है। साथ ही ये खबर भी सामने आई कि मुतासरा खातून ने भी मुल्जिम वक़ारुल हसन को शनाख्त नहीं किया। वक़ारुल हसन के बयान के बाद अब्बास ने शेखुपुरा में गिरफ्तारी दे दी। वक़ारुल हसन ने दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया कि केस का मरकजी मुल्जिम आबिद एक अरसे से शफकत नामी शख्स के साथ वारदातें कर रहा है। शफकत बहावल नगर का रिहायशी और आबिद का दोस्त है। इसके बाद CTT पंजाब ने दीपालपुर से मुल्जिम शफकत को गुज़िश्ता रात गिरफ्तार कर लिया और फिर आज शफकत अली ने एतराफ़े जुर्म कर लिया और उसका DNA भी मैच हो गया। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक मुल्जिम ने एतराफ़ किया कि वो और मुल्जिम आबिद डकैती की गर्ज से मोटरवे पर थे, जहां उन्होंने कार को देखा तो कार की रेकी की। ज़राए के मुताबिक शफकत ने मज़ीद बताया कि वो और आबिद डकैती की गर्ज से कार के पास गए, जहां उन्होंने पहले खातून से लूटमार की और फिर ज़्यादती का निशाना बनाया। इस केस की तहकीकात में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, दूसरे मुल्जिम के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान। चौहान साहब बहुत शुक्रिया। चौहान साहब, अब तक की क्या डेवलपमेंट है इस केस में, क्या तहकीकात सामने आई हैं? जो मुल्जिम पकड़ा गया उससे क्या मालूमात सामने आई हैं? चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। DNA टेस्ट हो गया है, उसने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है। शफकत ने पूरी स्टोरी उसने डिटेल से बयान कर दी है कि किस तरीके से पिछले कई हफ्तों से ये दोनों इकट्ठे डकैतियाँ किया करते थे, किस तरीके से जनाब ये थाना फैक्ट्री एरिया में उस दिन जनाब ये वहाँ से निकले हैं एक रक्शे में बैठ के और शादरा में आके रात को 9 बजे इन्होंने कोई दही भल्ले खाए हैं। वहाँ से फिर दोबारा रक्षा करवाया और इसी वकूए वाली जगह पे आए और पिस्टल उसके पास था जनाब, उसके पास आबिद के पास, और शराब के नशे में ये धुत थे। और फिर किस तरह रात को एक गाड़ी आके खड़ी हुई और फिर वहाँ पे इन दोनों ने जाके शीशा तोड़ के उस खातून को निकाला और वो घिनौना फेल किया। अब इसमें हुआ ये है कि अल्लाह पाक का भी एक निज़ाम चल रहा होता है। जब वो शीशा तोड़ा तो आबिद का हाथ ज़ख्मी हुआ और वो खून निकल के ड्राइविंग सीट का जो दरवाज़ा था उसके ऊपर जो है वो लग गया। वहाँ से फिर जो DNA टेस्टिंग मैचिंग और फिर आगे सारा जियो फेंसिंग और नादरा के हवाले से इन्वेस्टिगेशन, और मैं समझता हूँ कि वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़ियादत में और इनाम गनी IG पंजाब की सरपरस्ती में पंजाब पुलिस ने बहुत इफ़ेक्टिवली और एक्टिवली जो है वो अपना रोल प्ले किया और पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के अहलकारों ने भी अपना काम का हक अदा किया। साहब, मुझे ये बताएगा कि उतनी मालूमात के जितना ज़ाहिर तफ्तीश को ना मुतासिर करे और दूसरे मुल्जिम के पकड़े जाने को ना मुतासिर करे, उतना हमें ये बताएगा कि क्या ये डकैती की नीयत से ही वहाँ घूम रहे थे या उस वक्त वहाँ से गुजर रहे थे, गाड़ी को देखा तो फिर वाक़या हो गया? क्योंकि खातून ने बाकायदा तौर पर टोल पर बताया है, टोल प्लाजा पर कि कहाँ पर पेट्रोल पंप होगा आगे जाके, फिर साथ ही उन्होंने 130 पर कॉल किए, उस वक्त भी अपनी लोकेशन, ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं, उनसे लोकेशन ली गई है। तो ये क्या बता रहे हैं कि ये कि वहाँ घूम रहे थे या डकैती की नीयत से क्या हुआ था? असल में ये दोनों जो है ये आदी मुजरिम हैं, इनकी फैमिलीज़ भी आदी मुजरिम हैं। और आबिद का 2013 जून के अंदर इसने इसी तरह रेप किया था फोर्ट अब्बास के अंदर जना अपने गांव में एक औरत और उसकी बच्ची के साथ उसके खावंद के सामने। लेकिन बदकिस्मती से 6 महीने की इन्वेस्टिगेशन और अदालत के अंदर कार्रवाई के बाद दिसंबर 2013 में ये बरी हो गया था बाइज्जत। और बदकिस्मती देखें कि यही पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी उस वक्त भी मौजूद थी। इसका टेस्ट जो आया DNA वो इसके बरी होने के 3 महीने बाद मार्च 2014 में आ रहा था, जब ये बरी हो चुका था। और उसके बाद भी इसने 3-4 दफ़ा यह मुख्तलिफ रेप केसेस में था। और अभी इसने इंकशाफ ये किया शफकत ने कि आज से 1 महीना पहले भी शेखुपुरा के अंदर इन दोनों ने मिलकर एक डकैती की कार्रवाई में एक खातून के साथ
साथ रेप करने की कोशिश की थी। दोनों आदि मुजरिम थे डकैती के हवाले से, बुनियादी तौर पे ये डकैती के लिए वहाँ पर आए हुए थे। ये जो आपका रिंग रोड है ये मोटरवे नहीं है, बुनियादी तौर पे ये रिंग रोड है। लाहौर रिंग रोड के थोड़े से आगे फासले पे जना इन्होंने अटैच होना था, मोटरवे के साथ होना होता है। इस लाहौर रिंग रोड के साथ ही एक कच्ची जो है वो एक जनाब सड़क सी जो है वो गुजर रही है। ये रात को वहाँ पर घात लगाकर जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ मोटरसाइकिल गुजरते थे ये उधर छोटी मोटी जो है वो डकैतियाँ करते थे। तो उस दिन ये डकैती के घर से दोनों आए थे, लेकिन आगे से फिर ये बदकिस्मती से वकूआ हो गया। अच्छा, अब देखिए ना, आज आपने भी बताया कि मोटरवे नहीं था, ये रिंग रोड के इतराफ का एरिया था। मुराद सईद ने भी आज असेंबली में तकरीर करके बताया ये मोटरवे नहीं था। साथ में उन्होंने बताया कि आईजी ने उन्हें खत नहीं लिखा, आईजी ने तो जवाब दिया हमने 8 खतूत लिखे थे कि इस हवाले से डिप्लॉयमेंट यहाँ पर होनी चाहिए। अब ये कितनी बड़ी एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से ये एक बदकिस्मत वाकया हुआ है कि खातून ने 130 पर कॉल कर दी थी। अमेरिका में निज़ाम है, दूसरे ममालिक में निज़ाम होता है 911 है, आप वहाँ कॉल करें, फायर ब्रिगेड आपको चाहिए तो उस पर ट्रांसफ़र कर देंगे जहाँ चाहिए। अगर ये 130 आप लोगों ने सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया होता, पहले से शिकायतें थी यहाँ पर के हालात ठीक नहीं हैं, तो 15 करीब थी, 3 मिनट के फासले पर थी, वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता और खातून के साथ ये वाकया ना होता। ये पूरे के पूरे सिस्टम पता चलता है कि कितनी बड़ी बैड गवर्नेंस हुई है। हमने उस वकूए से अगले दिन वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने मीटिंग की, हंगामी मीटिंग बुलाई। उसके अंदर आईजी पंजाब को, होम सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को हदायत दी कि फौरी तौर पे वफाक के साथ कोऑर्डिनेट करके, एलेबोरेट करके, और जो मवासलात का जो वफाकी अदारा है ये 1124 जो पंजाब हाईवे पुलिस का है और 130 जो मोटरवे का है और जो 15 के जो पुलिस की हेल्पलाइन है, इन तीनों को इंटरकनेक्ट किया जाए ताकि किसी एक पे भी अगर कॉल जाती है तो तीनों को जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन फौरी तौर पे मिले। इसके ऊपर भी काम का आगाज़ कर दिया गया है और बाकी भी जितनी कोई जना कोताहियाँ या सुस्तियाँ जो नज़र आई उसके ऊपर ओवरकम किया जा रहा है। सब मगर साथ में मुझे ये भी बताइए कि सीसीपीओ ने आज माफ़ी मांग ली, मगर आप सीसीओ को बरकरार रखे हुए हैं, ये मैसेजिंग क्या है? इस किस्म के वाक़यात होते हैं, वैसे ही हमारे मुआशरे में ख़वातीन रिपोर्ट करने से घबराती हैं। अगर सीसीपीओ का माइंडसेट ये है और ये मैसेजिंग है कि ये आदमी तो सबसे पहले विक्टिम ब्लेमिंग करता है, विक्टिम को ही कह देता है कि जी आपको यहाँ से नहीं जाना चाहिए था, आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए था, रात के पहर क्यों निकली, पहले पेट्रोल देख लेती। आमतौर पर तो लोग मोटरवे को ज़्यादा सेफ समझते हैं, वो कह रहे हैं जी आपको जीटी रोड से निकलना चाहिए था। आप कैसे पता होगा किसी को कि जी 130 पे हम कॉल करेंगे तो ये तो मोटरवे की जुरिस्डिक्शन ही नहीं, आम शहरी को क्या पता? ऐसे आदमी को रहना चाहिए। ख़वातीन को क्या मैसेजिंग दे रहे हैं आप अपने सूबे में? देखिए, बात यह है कि उनकी मजम्मत वज़ीर आज़म हाउस से भी हुई, वज़ीर आला पंजाब ने भी उनकी मजम्मत की, मैंने भी जो है वो पिछले 4 दिन से हर रोज़ कम से कम को 20-25 दफ़ा ऑडियो बीपर, वीडियो बीपर और टॉक शोज़ के अंदर कर रहे हैं। फिर उनको शोकाज नोटिस दे दिया गया है आईजी पंजाब की तरफ से, 7 दिन के अंदर उस शोकाज नोटिस का जवाब आ जाएगा। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी उन्होंने सारी जो है ना ये चीज़ जनाब सॉरी कर ली और आज तो प्रॉपर तमाम जनाब टीवी चैनल्स के जो है वो जितने रिपोर्टर्स हैं उनके सामने हाथ जोड़ के उन्होंने एक्सक्यूज़ किया। ये सारी अपनी जगह है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान जो है वो मीडिया के लिए नहीं होता। हमने तो पंजाब के अंदर आज से कुछ हफ्ते पहले एक नोटिफिकेशन निकाला था कि कोई सरकारी अफसर और मुलाजिम मीडिया में जाके किसी किस्म की बयानबाजी नहीं करेगा, क्योंकि कोविड-19 में हमें कई ऐसे 3 या 4 तो कम से कम ऐसे जना वो वकूए हुए थे कि जिसमें सरकारी अफसरान जाके मुख्तलिफ किस्म की बयानबाजी करते रहे, जिसकी वजह से अच्छी खासी पैनिक और हरासमेंट जो है वो क्रिएट होती रही मीडिया के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकारी अफसरान को तो कम से कम 1% भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो मीडिया में आके गुफ्तगू करें। तो इसी किस्म की नॉनसेंस हरकत जो है वो इनकी तरफ से हुई है, तो शुकाज नोटिस इनको भेज दिया गया। साहब, इन्होंने गुफ्तगू की तो कम से कम इनका माइंडसेट पता चल गया, इनका माइंडसेट इस किस्म का है। इन्होंने पहले बात की और बाद में बार बार जाके मीडिया पे अपनी बात को डिफेंड किया। आईबी की रिपोर्ट आपकी हुकूमत में इनको फाइनेंशियली करप्ट कह चुकी है, मॉरली करप्ट कह चुकी है, आपकी हुकूमत ने इन्हें इस वजह से 20 से 21वें ग्रेड में तरक्की नहीं दी और अब सीसीपीओ लगा दिया और बयानात के बावजूद आप इनके साथ खड़े रिप्लेस नहीं कर रहे। अब देखें शाहजेब भाई, ये जो अगर 20वें ग्रेड तक पहुँचे हैं तो 20वें ग्रेड में ये इन 2 सालों में तो नहीं पहुँचे ना। इन 20वें ग्रेड में जो है वो कम से कम पिछले 12-15 सालों में होंगे, तो उसमें से 10 साल तो जो है वो शहबाज शरीफ साहब का दौर था। तो अगर आप इस बुनियाद के ऊपर ये कहें तो मैं ये समझता हूँ, लेकिन बहरहाल अभी शोकाज नोटिस दिया हुआ है आईजी पंजाब ने, उसमें जो जवाब आएगा उसके मुताबिक फिर वो अगला एक्शन हो जाएगा। ये आम बात है कि ऐसे ऑफिसर 20 ग्रेड तक कैसे पहुंचा, मगर आपकी हुकूमत ने इस ऑफिसर को 21वें ग्रेड तक तरक्की नहीं दी, मगर फिर सीसीपीओ लगा दिया। आईजी के खिलाफ बात की, आईजी को हटा दिया, खवातीन के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैसेजिंग क्या दे रहे हैं आप लोग? देखें, दुनिया में हर मुल्क में शाहजेब भाई, चाहे
तरक्की पजीर हो, चाहे थर्ड वर्ल्ड हो, चाहे तरक्की याफ्ता ममालिक हो, उनके अंदर एक मैकेनिज़्म है एहतसाब का, सरकारी अदारों के अंदर भी और गैर सरकारी अदारों में भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी यही है। वो क्या है कि अमल अगर कोई बुरा करे, अभी अमल की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, बयान की हद तक तो अभी बात की बात है, कोई एक्ट और अमल ऐसा करे कि जो गैर कानूनी हो तो पहले उसको शुकाज नोटिस दिया जाता है। शुकाज नोटिस में कोई 7 दिन है, कोई 10 दिन है, कोई 15 दिन है, कोई 4 दिन है, उसमें उसने अपना जवाब जमा करवाना होता है। जवाब जमा होने के बाद फिर उसके बाद मज़ीद आगे प्रोसीडिंग होती है कुछ दिनों की या कुछ हफ्तों की, कि जिसमें उससे कन्वर्सेशन, नेगोशिएशन, उसको जनाब किसी न किसी तादीबी कमेटी के सामने पेश होकर फिर मज़ीद अपनी जनाब वो क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है। तो एक प्रोसेस के बाद फिर उसके मतलब जो है वो डिसीजन किया जाता है। तो एक प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है, उसमें अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे जो है ना, तो फिर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं वो उसके मतलब डिसीजन ले लेंगी। तो जो इनके हवाले से आईबी रिपोर्ट थी जिस पर इन पर करप्शन का इल्ज़ाम है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्ज़ाम है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी साथ में? अच्छा, मैं वैसे आपको एक चीज़ बताऊं, इस तरह तो आप किसी भी हमारी बदकिस्मती है, देखें ये बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। ये हमारी एक डायलेमा है, एक हमारा फेनामेना है और एक हमारी ट्रेजेडी है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 72 सालों में आप मुझे बताएं, स्पेशली पुलिस, किसने इसको सुधारने की कोशिश की? किसने इसको, आप देखना डीआईजी अब्दुल जब्बार था, उसको बेहतरीन 14 बंदे उसने मारे, 80 बंदे पैरालाइज कर दिए, उसको बेहतरीन पोस्टिंग दे दी। डॉक्टर तोकीर शाह था, जिसके ऊपर जनाब जीआईटी कहती है कि मेन जनाब कल्प्रेट वो है साना मॉडल टाउन का, उसको बेहतरीन टॉप क्लास की पुरकशिश जो है वो आपको पोस्टिंग नज़र आती है। फिर जितने साना मॉडल टाउन के अंदर आपको नज़र आएंगे करप्ट और बददियानत और जालिम और जाबर जितने पुलिस अफसरान, उनको बेहतरीन किस्म की पोस्टिंग मिल गई। अब ये वो रवायात थी जो पिछले 40 सालों में खसूसन हमारी ये जो दो पार्टियां, पीपल्स पार्टी और नून लीग, बरसे इक़्तिदार रही। मगर नहीं, ये रिवायत तो आपने ख़त्म करनी थी ना, ये ख़त्म करने का क्या क्या आए थे? आप तो आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत सारी तकरीरियाँ और बहुत सारी प्रमोशंस ये वाली आपके दौर में हुई हैं। साथ ही इन सीसीपीओ के लिए आपने अपने आईजी को फारिग कर दिया जो कह रहा था कि मेरी इनसबऑर्डिनेशन हुई है। नहीं, वो मैं आपको क्लियर कर दूँ। देखें, शोएब दस्तगीर साहब के हवाले से उनकी अपनी मर्जी थी। शोएब दस्तगीर साहब ने कहा मैं काम नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि एक सरकारी अफसर के मुंह से ये लफ्ज़ जचता ही नहीं है। मेरी सारी फैमिली भी सरकारी अफसरान के ऊपर मबनी है, मेरे अलावा कोई पॉलिटिशियन नहीं है। सरकारी अफसर का तो कंसेप्ट ही नहीं है कि वो ये कहे कि भाई मैंने इसके साथ नहीं चलना, मैंने उसके साथ नहीं चलना, मैंने इस पोस्टिंग पे नहीं जाना, मैंने उस पोस्टिंग पे नहीं जाना। शोएब दस्तगीर साहब एक दयानतदार और बासलाहियत शख्स थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे आके गलती की। यहाँ पे जो गलती की वो किसी हवाले से भी रवायत नहीं है। और फिर वो एक ऑर्गेनाइज पुलिस फोर्स, जितनी मर्जी उसके अंदर खामियां हो, बाकी डिपार्टमेंट की निस्बत वो एक फोर्स है। जैसे फौज एक फोर्स है, वैसे ही पुलिस भी एक फोर्स है, और फोर्स के अंदर किसी ना किसी हद तक डिसिप्लिन होता है। अगर फौज में इन सबऑर्डिनेशन होगी तो आप जो सबऑर्डिनेट के लिए जो ऊपर का अफसर है उसको थोड़ी फारिग कर देंगे। यहाँ पर आईजी यही तो कह रहा था, वो ये थोड़ी कहते मैं काम करने को तैयार नहीं हूँ। उन्होंने कहा जी मेरी इन सबऑर्डिनेशन हुई है, इन्होंने मेरे खिलाफ बात की, इनके खिलाफ इंक्वायरी करें। इंक्वायरी होती वो काम करते रहते, आपने इंक्वायरी नहीं की। उसमें शाहजेब भाई बहुत सी चीज़ें अब मैं यहाँ पे इस वक्त नहीं बयान कर सकता, लेकिन बहरहाल उनके, मैं देखो मेरे साथ काम किया है उन्होंने एज अ कोलीग जो है तकरीबन 9-10 महीने। अच्छे शख्स थे, अच्छे इंसान थे। और अब जो इनाम गनी साहब आए हैं, आप देख रहे हैं इनाम गनी साहब की कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट देख लें। 72 घंटों के अंदर अंधा जुर्म कि जिसका सिर्फ एक गवाह है जो विक्टिम खुद है, और विक्टिम इतना मुतासिर था, इतना मेंटली और साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब था कि उसने 1% भी पार्टिसिपेशन नहीं की इन्वेस्टिगेशन में, 1% भी। उसके बावजूद इस अंधे जुर्म को 72 घंटों के अंदर अगर सॉर्ट आउट किया है तो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब और इनाम गनी आईजी पंजाब, मैं ये समझता हूं कि उनको सल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से। अब आपके सामने जैनब बच्ची का केस भी है, आपको याद है 3 साल पहले कितने महीने हो गए थे, कितने हफ्ते हो गए थे जाके सुराग मिला था। ज़ैनब का कातिल 2 हफ्ते में पकड़ा गया था, मगर ये यहाँ पर इस केस में ये हुआ है कि उसका खून गिर गया था, डीएनए मैच हो गया था, मगर मीडिया को खबर लीक कर दी गई जिसकी वजह से वो भाग गया। जब उसके घर पर गए उसको पकड़ने के लिए तो इलाके को कॉर्डन ऑफ नहीं किया, वो अपनी बीवी के साथ भाग गया। तो यहाँ तो ये एक फेलियर है जिसका एहतसाब होना चाहिए। इस पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने होम सेक्रेटरी को प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शन दे दी हैं। मुझे भी इस वक्त पता है कि वो कौन है, लेकिन मैं वो जिस तरह 2 दिन पहले जनाब वो मीडिया में और सोशल मीडिया में और चीज़ें निकली तो मैं इस तरह निकालना नहीं चाहता। वो गलती है,
इसमें जनाब जो भी मुजरिम होगा उसको भी सज़ा मिलेगी। देखें, मैंने आज जब तक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब का ट्वीट नहीं आ गया, मैंने किसी को बीपर नहीं दिया। मुझे कम से कम 100 दफ़ा कॉल आई मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की। जैसे ही ट्वीट हुआ उसके बाद मैंने बीपर शुरू किया और प्रोग्राम शुरू किए। परसों जब आपका हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस तय थी 2 बजे, उससे पहले 12 बजे मीटिंग हुई बड़ी हाई लेवल की। उसमें आईजी साहब ने कहा कि अभी चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखें क्योंकि हमने आबद अली को पकड़ना है और उसका फ़ोन खुला हुआ है और हम उसको ट्रेस कर रहे हैं। घंटे डेढ़ तक हम इसको पकड़ लेंगे। इसको कतन भी टीवी चैनल्स में आने नहीं देना। वो अलग बात है कि सुबह एक टीवी चैनल ने उसको चलाया जो आपका नहीं था, सुबह 12:03 पे। फिर एक दूसरे टीवी चैनल ने, वो भी आपका नहीं था, उसने सुबह 9 बजे उसकी फोटोएं दिखाना शुरू कर दी। लेकिन मैंने परसों 12 तारीख को पूरा दिन एक भी पर नहीं दिया जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी जो है वो वज़ीर आला की। क्यों कि मेरे मुंह से शायद एक लफ्ज़ निकल जाता या कोई फिक्रा निकल जाता तो वो तफ्तीश पे असरअंदाज होता या मुजरिमों और मुलज़िमों के लिए जो है वो बाइस तक़वियत हो जाता। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे अदारों को, हमारी हुक्मरानों को, हमारे जितने भी अरबाब बस्तो कुशाद हैं, उन्हें कुछ प्रोफेशनल एटीट्यूड अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से रखना पड़ेगा। इस इशू के ऊपर परसों थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है जिसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो जिम्मेदार है सरकारी, अगर मुलाजिम होगा या कोई भी होगा, उसको भी सज़ा मिलेगी। बहुत शुक्रिया फैज़ हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। आज इस वाक़े का जिक्र पार्लियामेंट में भी हुआ, अदालत में भी हुआ। क्या मामला आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। कौमी असम्बली के इजलास में भी आज मोटरवे वाक़े और सीसीपी लाहौर के बयान पर बात हुई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया कि सीसीपीओ लाहौर की तैनाती और उनके बयान के हवाले से पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। नून लीग के रहनुमा मरियम नवाज ने भी आज सीसीपीओ लाहौर उमर शेख के हवाले से कई ट्वीट्स की। उन्होंने लिखा कि सानहे और अलमिया में फ़र्क होता है। सानहा मोटरवे पर हुआ, अलमिया ये हुआ कि सीसीपीओ ने कहा कि रात को शहरियों की हिफाजत उनकी जिम्मेदारी नहीं। सीसीपीओ ने वाजे किया कि मोटरवे पर ड्राइविंग करती औरत रियासत का मसला नहीं, ये सानहे से बड़ा अलमिया है। मरियम नवाज ने लिखा कि हुकूमती अराकीन और सीसीपीओ को क्या पता कि हर औरत के पास गाड़ी नहीं होती। इस मुल्क की आम औरत को घर से बाहर निकलना पड़ता है, चाहे वो कहीं भी हो। घर से निकलने वाली औरत की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। मरियम नवाज ने मजीद लिखा कि इस हुकूमत से सवाल करना चाहिए कि एक बदनाम ज़माना अफसर में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं। उसके दिफा के लिए वफाकी वज़रा भी मैदान में उतर आए और सरकारी तर्जुमान भी सब आरा हो गए। क्या आप ये पैगाम दे रहे हैं कि रियासत 12 बजे के बाद सो जाती है या यहाँ जंगल का कानून है? आप मुजरिम के बजाय मजलूम को इल्ज़ाम देकर भेड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा कि मोटरवे पर शर्मनाक और अंदोनाक वाक़े से पाकिस्तान की अवाम बिलखुसूस ख़वातीन हिल कर रह गई हैं। ये पहली हुकूमत आई है जो हर वाक़े का इल्ज़ाम मजलूम को देती है। हुकूमत खुलेआम ये पैगाम दे रही है कि हर कोई अपनी हिफाजत खुद करे। मुसलसल तनकीद और फिर अदालत में मामला चले जाने के बाद सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ने आज अपने बयान पर फाइनली माजरत की। हमने पहले भी माजरत की थी क्योंकि मेरा कोई भी गलत मतलब या तासर नहीं था और अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से तो मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजरत करता हूँ और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजो गम या कैफियत गुस्से की है उन सबसे मैं माजरत। उमर शेख पहले अपने बयान की मज़ीद तावीलें देते रहे थे, मगर बात सिर्फ माफ़ी की नहीं है कि माफ़ी मांग ली तो बात ख़त्म हो गई, बल्कि मसला माइंडसेट का है। एक ऐसे माइंडसेट के हामिल शख्स को लाहौर पुलिस का चीफ बनाया गया है और अब रखा गया है जो लाहौर हाई कोर्ट में आज मोटरवे रेप केस में जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। तो दौरान समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सीसीपीओ लाहौर उमर शेख के बयान पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सीसीपीओ ने वो जुमला बोला जिस पर पूरी काबीना को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये क्या इन्वेस्टिगेशन है जिसमें सीसीपीओ मजलूम खातून को गलत करार दे रहा है? अदालत ने पूछा कि सीसीपीओ ने जो बयान दिया इस पर क्या कार्रवाई हुई। इस पर सरकारी वकील ने बताया कि मामले की इंक्वायरी हो रही है। अदालत ने पूछा कि क्या आप कह रहे हैं कि सीसीपीओ के बयान पर इंक्वायरी हो रही है? इस पर सरकारी वकील ने जवाब दिया कि पूरे मामले की इंक्वायरी हो रही है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस मामले पर सख्त एक्शन होना चाहिए था ताकि कौम की बेटियों को हौसला होता। बहुत से वज़रा ने अजीबोगरीब बयानात दिए, पता नहीं इन्वेस्टिगेशन हो रही है या ड्रामा बाजी है। अदालत ने कहा कि हुकूमती मुशीर और वजीर कानून मौके पर जाकर तस्वीरें बनवा रहे हैं। क्या वजीर कानून कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं जो मौके पर जाकर तस्वीरें बनवा रहे हैं? ये तस्वीरें बाद में सोशल मीडिया पर डालकर दिखाते हैं कि बड़ा काम कर रहे हैं।
अदालत ने वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी का नोटिफिकेशन और तहकीकाती रिपोर्ट तलब की और साथ ही CCPO लाहौर उमर शेख को भी पेश होने का हुक्म दिया। वक्फे के बाद जब दोबारा समाअत हुई तो CCPO अदालत में पेश हुए, रोस्ट्रम पर आकर अपने बयान पर माफ़ी मांग ली। उमर शेख ने कहा कि मुझे ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन मैंने बुजुर्ग और बाप की हैसियत से बात की थी। CCPO ने अदालत को बताया कि केस ट्रेस हो गया है और 2-3 दिन में ये केस हल हो जाएगा। अदालत ने IG और CCPO से केस की तफ्तीश से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब की और समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इससे पहले चीफ जस्टिस गुलजार अहमद भी मोटरवे रेप केस के हवाले से अहम रिमार्क्स दे चुके हैं। लाहौर में पंजाब जुडिशल अकेडमी के तहत तरबियती वर्कशॉप से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि अमन व अमान हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है और इस ज़मीन में पुलिस का शफाफ निज़ाम वक्त की अहम ज़रूरत है। मुल्क में पुलिस में सियासी मुदाखलत आम हो चुकी है, जिसके नतीजे में आवाम की जान माल महफूज नहीं है। मासूम मुसाफिरों को हाईवे पर संगीन जराइम का सामना करना पड़ता है। हालिया वाक़या भी इसका नतीजा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह बात शर्मनाक है कि हाईवे पर शहरियों की हिफाजत का मौसर निज़ाम मौजूद नहीं। हुकूमत होश के नाखुन ले और महकमा पुलिस की साख को बहाल करे और पुलिस में किसी भी सियासी शख्स की मुदाखलत का रास्ता रोके। चीफ जस्टिस ने कहा कि पंजाब पुलिस में होने वाले तबादले इस बात की अलामत हैं कि पुलिस के महकमे में किस कदर सियासी मुदाखलत है। पुलिस फोर्स में नज़्म ज़ब्त के बगैर काम नहीं हो सकता और इस वक्त तक अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाया जा सकता जब तक पुलिस फोर्स में पेशा वराना महारत ना हो। चीफ जस्टिस ने निशानदेही की कि पुलिस में सियासी मुदाखलत हो रही है। हालांकि तहरीक इंसाफ के इंतखाबी मंशूर में लिखा था कि पुलिस को गैर सियासी किया जाएगा और इसकी बुनियाद होगा खैबर पख्तूनख्वा का कामयाब पुलिस रिफॉर्म मॉडल, जिसका दावा किया गया था। इस पूरे मुल्क में उसे नाफिज किया जाएगा, मगर अब सियासी मुदाखलत की तरफ चीफ जस्टिस इशारा कर रहे हैं। साबिक IGs इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। इस हवाले से साबिक IG डॉक्टर शुएब सड़ल हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपने आवाज़ भी उठाई है IG के मामले की तब्दीली के हवाले से। मैं पहले CCPO के बयान पर आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगा। बयान पर माजरत तो कर ली, मगर ये जो माइंडसेट है, एक ऐसा ऑफिसर अगर CCPO लगा है जो विक्टिम ब्लेमिंग करता है, जिसके अपने ऊपर IB की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, ऐसे बयान के बारे में आप क्या कहिएगा? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये एक्सट्रीमली अवॉइडेबल थी और ये अनकॉल्ड फॉर थी जो कुछ हुआ। ये स्टेटमेंट जो है कभी भी आप जो कंप्लेनेंट है उसको बजाय इसके कि रिलीफ दें, आप ये नहीं कहते कि ये तो तुम्हारी फॉल्ट है। अगर इसको आर्गूमेंट को एक्सटेंड किया जाए तो जिनके घर में लोग घुसाएंगे उसको भी कहा जा सकता है कि जी हाँ, घर जो है वो सिक्योर नहीं है और इसको सिक्योर कर लिया जाए तो ये वाकई ना होता तो फिर तो क्राइम की सारा जो ओनस है वो शिफ्ट हो जाएगा खुद लोगों पे। तो शायद पुलिस को फिर लोग कहेंगे ज़रूरत क्या है इसकी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। इस पे भी चले, वो इंक्वायरी हो रही है तो पता चल जाएगा। ऑल्दो ऑब्वियसली दी ऑफिसर वुड से कि जी मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन जिस चीज़ का कभी भी मतलब गलत लिए जाने का पोटेंशियल हो, वो बात जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। वैसे मगर मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं है, उन्होंने अपने ही IG के खिलाफ भी बयान दिया। पहले भी बार बार IG बदले गए, उसमें भी सियासी वजूहात की वजह से कहा गया कि IG बदले गए हैं। IG ने कहा इंक्वायरी करें, इन्होंने मेरी इनसबऑर्डिनेशन की है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IG बदल दिया। आपके ख्याल में पुलिस फोर्स एक यूनाइटेड पुलिस फोर्स के तौर पर काम कर सकती है या इशूज होंगे इस तरीके से? नहीं, बिल्कुल इश्यूज होंगे और जब ये चीज़ इस तरह से आ जाए ना कि IG डिमांड करे इंक्वायरी, तो इंक्वायरी होनी चाहिए थी और इंक्वायरी का रिजल्ट जो है वो दूसरे ऑफिसर के लिए भी बेहतर होता, ताकि बात सेटल हो जाती कि नहीं जी ये जो बात की गई है वो ऐसे नहीं थी। तो अब इसमें वो इशू उसी तरह दरमियान में है कि IG demanded something else because he whatever he was told or he was informed, उसकी बेसिस पे he felt bad about it। और कोई भी IG हो वो इसी तरह से फील करेगा, क्योंकि फिर डाउन द लाइन चलता है ना। इसी तरह कल को जो DIGs हैं वो CCPO को डिफाई करेंगे, फिर DPOs अपने RPOs को डिफाई करेंगे, तो बिल्कुल गदर हो जाता है। तो इसलिए वो चाहिए था कि इंक्वायरी हो जाती और इंक्वायरी का ऑब्वियसली जो भी फाइंडिंग होती वो सबके लिए एक मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए से इश्यूज सेटल होते हैं। तो इंक्वायरी ना होल्ड करना जो है
उससे भी एक डिबिलिटेटिंग इफेक्ट आया है फोर्स के मोराल पे भी और फोर्स के डिसिप्लिन पे भी। मतलब तहरीक इंसाफ पुलिस रिफॉर्म का वादा करके इक्तिदार में आई थी, पुलिस में सियासी मुदाखलत खत्म करने की बात करके आई थी। अब चीफ जस्टिस सवाल उठा रहे हैं, आपको लग रहा है कोई डीपोलिटिसाइज होती पुलिस नजर आ रही है या उल्टा काम हो रहा है? नहीं, डीपोलिटिसाइजेशन तो कोई खास अभी नजर नहीं आ रही, और उसकी वजह जो मैं कई दफा कह चुका हूं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट का मैंडेट है वो वीक है, पंजाब में भी और सेंटर में भी। तो इस मैंडेट के साथ जाहिर है फिर आपको कुछ ना कुछ ब्लैकमेलिंग जो है उसका भी सामना करना पड़ता है। और आप जो भी कहें, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि ग्राउंड सिचुएशन यही होती है कि आपके नंबर्स जो हैं वो कम हैं। तो लेकिन इसमें भी जो कुछ रिफॉर्म्स हैं वो ज़रूर होनी चाहिए थी, और कम से कम उनकी अटेम्प्ट होनी चाहिए थी। बहुत शुक्रिया, शिवशरण साहब मौजूद थे कि कम से कम कोशिश रिफॉर्म्स की नज़र आनी चाहिए थी, डिपोलिटिसाइजेशन नहीं नज़र आ रही है। चीफ से भी सवाल उठा रहे हैं। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों से एक अजीब ट्रेंड नजर आ रहा है जिसमें अपनी राय का इजहार करने पर सहाफ़ियों के खिलाफ गद्दारी और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने से मुतालिक मुकदमे बन रहे हैं। न सिर्फ मुकदमे बन रहे हैं बल्कि गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। 11 सितंबर को पेमरा के साबिक चेयरमैन अबसार आलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। FIR में दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अबसार आलम ने सोशल मीडिया पर रियासत और वज़ीर आज़म के खिलाफ घटिया ज़बान इस्तेमाल की जो गद्दारी के ज़मरे में आता है। अबसार आलम ने हाई ट्रीज़न यानी आर्टिकल 6 का इर्तिकाब किया है। FIR में पुलिस ने अबसार आलम के खिलाफ आर्टिकल 124A यानी गद्दारी और पाकिस्तान पीनल कोड की शेख 499 और 500 भी दर्ज की। इस मुकदमे के खिलाफ शोर मचा, सहाफती इदारों ने भी रद्द अमल दिया। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर शहजाद जुल्फ़िकार ने बयान जारी करते हुए खबरदार किया कि सहाफ़ियों के खिलाफ बदनीयती पर मबनी ये मुहिम बज़ाहिर इस हुकूमत का एजेंडा लगता है। साथ ही पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन ने गद्दारी के मुकदमात की मजम्मत की और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हमें लगता है कि हुकूमत की तरफ से इख्तिलाफी आवाज़ों और आज़ादी इज़हार राय को दबाने की एक और कोशिश है। सिर्फ यही नहीं, सेनेट में कायमा कमेटी इंसानी हुकूक के चेयरमैन मुस्तफा नवाज खोकर ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया और झेलम के DPO को तलबी का नोटिस जारी किया। मगर 11 सितंबर को ही रोजनामा एक्सप्रेस ट्रिब्यून से वाबस्ता सहाफ़ी बिलाल फारूकी को पुलिस कराची में उनके घर से उठाकर ले गई। सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मगर यहाँ भी पुलिस ने सहाफ़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मगर जब छानबीन हुई तो पता चला कि बिलाल फारूकी के खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड की शेख 500 और 505 के तहत मुकदमा दर्ज था। रात गए बिलाल फारूकी को शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया। दूसरे दिन खुद पुलिस ही बिलाल फारूकी पर लगे इल्जामात से दस्तबरदार हो गई और मजिस्ट्रेट के सामने तहकीकाती अफसर ने यह बयान दिया कि जो मुकदमा दर्ज था इस हवाले से कोई शवाहिद नहीं मिले। इसके बाद 12 सितंबर को समा टीवी के प्रोग्राम सवाल विद अंबर के प्रोड्यूसर असद तूर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें पाकिस्तान पीनल कोड की शेख 500 और 505 शामिल थी। साथ ही पीका की शेख 20, 37 और 11 FIR में मौजूद थी। यानी एक वाज़ेह ट्रेंड नजर आ रहा है कि सहाफ़ियों को हिरासा करने के लिए कोई मुकदमा बनता है, फिर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। अहम बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल की तकरीब थी। इस नए अदालती साल में अटॉर्नी जनरल जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने खड़े होकर अपनी तकरीर में कहा कि आज़ाद प्रेस के बगैर रूल ऑफ लॉ नाकाबिल फ़हम है। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी ने चीफ जस्टिस से अपनी तकरीर के दौरान कहा कि हम एक ऐसा ट्रेंड देख रहे हैं जिसमें आज़ादी इज़हार राय को दबाया जा रहा है, मीडिया की आज़ादी सलब की जा रही है और इन लोगों को जबरी गुमशुदगी हो रही है जो हुकूमत के नाक़िद हैं। जिसके बाद आबिद साकी ने चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की कि वे इस मामले में मुदाखलत करें और मीडिया की आज़ादी को यकीनी बनाएं। इस हवाले से बात करेंगे सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक के चेयरमैन मुस्तफा नवाज खोकर से। खोकर साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज़ाहिर अबसार आलम साहब का नोटिस लिया। सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बिलाल फारूकी को उठाया गया, ये एक ट्रेंड है, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और मंतकी अंजाम तक इस बात को पहुँचाएंगे? देखिए, ये ट्रेंड तो हमें कोई अब की बात नहीं है। मीडिया को काफ़ी सख्तियों का सामना है और इसका इजहार सिर्फ मीडिया नहीं कर रहा, पाकिस्तान की ऑपोजिशन नहीं कर रही, बल्कि अब तो गैर मुल्की दुनिया, वहाँ के कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट्स वॉच, यूरोपियन यूनियन, तो ये सारे इस वक्त जो मीडिया फ्रीडम्स के हवाले से जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, सब इस चीज़ के ऊपर अपनी आवाज़ उठा रही हैं कि पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट हैं और जो मीडिया है उसको हुकूमत के खिलाफ रिपोर्टिंग करने में, सब अच्छा रिपोर्ट करने में बहुत प्रेशर का सामना है। आपके अपने चैनल के मालिक मीर शकील रहमान साहब एक 40 साल 35 साल पुराने केस के अंदर उनको धर लिया गया ताकि आपके ऊपर प्रेशर डाला जा सके। कई लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे। तो ये इन्वायरमेंट है पाकिस्तान में।
और इस एनवायरनमेंट में अब हम जो पार्लियामेंट ह्यूमन राइट्स कमेटी अपना किरदार अदा कर सकती है, एटलीस्ट वो तो हम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें अदलिया को भी, सुपीरियर जुडिशरी को भी सामने आना चाहिए। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस की बात करता है, जो शहरियों को आज़ादी राय का हक देता है, उसका जो ऑपरेशन है वो सीरियसली अंडर थ्रेट है और इस पे सुपीरियर जुडिशरी को भी सामने आना चाहिए। और जो अब अबसार आलम साहब के ऊपर जो मुकदमा कायम किया गया, उसकी मैं FIR देख रहा था, उस FIR में जो सेक्शंस इंक्लूड किए गए हैं, अब 124A सेडिशन, ये एक ऐसा सेक्शन इंक्लूड कर दिया गया है, उन्होंने मेरे ख्याल से ज्यादा ही शाह के वफादार बनते हुए, जो हमारे पीनल बुक्स में एक कॉलोनियल एरा से हमारे पास मौजूद है। और उसका मफहूम ये है कि जो शख्स भी वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत के खिलाफ कोई डिसअफेक्शन को प्रमोट करेगा, तो उसको इस सेक्शन के तहत गालिबन 3 साल की जो सजा है, कैद है, वो उसको हो सकती है। अब वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के खिलाफ बात करना, ये तो सियासी जमातों का, जर्नलिस्ट का, अगर कहीं पर वो देखते हैं कि ऐसी चीज है कि जो अवाम के नोटिस में लानी चाहिए, ये तो उनका हक है। अब इस तरह के कॉलोनियल एरा लॉज को इस्तेमाल करना नहायत नामुनासिब है, और इससे जो हमारे मुल्क के अंदर जो एक फिजा है कि जिस फिजा में सहाफ़ी काम कर रहे हैं, पहले ही हमारा मुल्क अनफॉर्चुनेटली दुनिया में उन खतरनाक तरीन ममालिक में शामिल है जहाँ पर सहाफ़ियों को जिंदगी से हाथ धोने पड़ते हैं रिपोर्टिंग पे, इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करते हुए। तो हमें इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आइन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, कानून के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, और ये बातें तो इमरान खान साहब खुद जब अपोजिशन में थे तो बड़ी शदोमत से किया करते थे। अब इस तरह का रवैया उनकी हुकूमत की जानिब से अफसोसनाक भी है, कंडेम भी हम करते हैं। जो हमारे बस में है इंशाअल्लाह ताला हम जरूर करते रहेंगे, लेकिन हुकूमत को अपने इस रवैये पे नजरसानी करनी होगी, और जो सुपीरियर जुडिशरी है उसकी भी इंटरवेंशन, मैं समझता हूँ कि मौका आ गया है, हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब सुपीरियर जुडिशरी को भी इस मामले में इंटरवीन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सब नजरें इस वक्त आला अदलिया की तरफ हैं। प्राइवेट ब्रेक शामिल करते हैं। मशरिक़ वस्ता की सियासत को अहम तब्दीलियों का सामना है। मुत्तहदा अरब अमारात के बाद बहरीन ने भी इसराइल से ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान तो कर दिया है, मगर बहरीन को मुल्क के अंदर ही सख्त अपोजिशन का सामना है। बहरीन के सियासी और सिविल सोसाइटी और बहरीन बार एसोसिएशन ने भी इस मुआहदे की मुखालफत की है, जबकि बहरीन की आला अदलिया ने कोर्ट मुलाजमीन को हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करने को कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ करार दिया है और उन्हें तनकीद करने से मना किया है। अहम बात यह है कि बहरीन और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की बहाली का ऐलान खुद अमरीका ने किया। जुमे को अमरीकी सदर ट्रंप ने अपनी ट्वीट में इसे अहम तारीखी पेशरफ्त करार दिया। सदर ट्रंप ने अपनी ट्वीट में अमरीका, इसराइल और बहरीन के दरमियान अमन मुआहदे की कॉपी भी शेयर की, जिसके मुताबिक इसराइल और बहरीन के दरमियान बरह रास्त ताल्लुकात की बहाली खित्ते में सिक्योरिटी, अमन और तरक्की लाएगी। एलामी में मजीद कहा गया था कि मुआहदे के फरीक़ैन इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़ात के पायदार और मुनसिफाना हल के लिए भी कोशिशें करेंगे और अमन के तहत इसराइल आने वाले तमाम मुसलमानों को मस्जिद अक्सा और जेरूसलम के दीगर मुक़द्दस मकामात जाने और इबादत करने की इजाज़त होगी। सिर्फ यही नहीं, इसराइल के मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन के साथ ताल्लुकात की बहाली को मुस्तहकम करने के लिए मंगल को तीनों ममालिक अमरीका में मुआहदे पर बाकायदा दस्तखत करेंगे। अमरीका पहले ही वाज़ेह कर चुका था कि दीगर ममालिक भी इसराइल को तस्लीम करेंगे। अब वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि मशरिक़ वस्ता की इसराइल से मुतालिक पॉलिसी बदल रही है, जबकि इसराइल की मीडिया की तरफ से उम्मीद जाहिर की जा रही है कि सऊदी अरब और ओमान भी मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन जैसा फैसला करेंगे। अब देखना होगा कि इसराइल से ताल्लुकात बहाल करने के लिए आने वाले दिनों में कौन कौन से अरब ममालिक ऐलान करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।